आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। संजय सिंह के सरकारी आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी जारी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना को मिला तेजस का नया संस्करण। बेंगलुरु में HAL कंपनी ने वायुसेना को सौंपा तेजस का ट्रेनर वर्जन। रक्षा राज्य मंत्री और एयर चीफ मार्शल रहे मौजूद। सिक्किम के सिंगताम में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। सेना के 23 जवान लापता। कई लोगों के घर और 40 से ज्यादा वाहन कीचड़ में डूबे। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने लिया हालात का जायजा। अंतर्राष्ट्रीय जगत से अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार स्पीकर का पद खाली करने का प्रस्ताव पारित। पद से बेदखल किए गए रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी। अब नए स्पीकर का होगा चुनाव। वहीं खेल जगत में एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 16 स्वर्ण सहित 73 पदक जीते। तीरंदाजी के कंपाउंड मिश्रित टीम में ज्योति ओजस की जोड़ी ने जीता स्वर्ण पदक। 35 किलोमीटर पैदल चाल, स्क्वॉश और मुक्केबाजी में मिला कांस्य। अब जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर टिकी नजरें। नमस्कार, 12 बजे के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने आज तड़के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के सरकारी आवास में दस्तक दी। ईडी की टीम उनके सारे घर की तलाशी ले रही है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कथित आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोर्ट से सरकारी गवाह बनने की इजाजत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि शराब घोटाले मामले में संजय सिंह का नाम लगातार आ रहा था। शराब घोटाले में संजय सिंह की मुख्य भूमिका थी। यही कारण था कि वह हमेशा कहते थे कि ईडी मेरे घर पर भी छापेमारी करेगी। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे। मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। अब आप 2% से 12% कमीशन करेंगे, वो भी बिचौलियों की, और फिर उनसे अंडर टेबल करोड़ों रुपया लेंगे। एक एक आदमी से 100-100 करोड़ रुपया लेंगे और सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा और प्राइवेट लोगों को 10 महीनों में ही 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ रुपए का एक एक आदमी को लाभ होगा। वहीं आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी छापे पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में आप पार्टी का पाप दिन प्रतिदिन सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय विक्टिम कार्ड खेल रही है। वैसे तो ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, परंतु आज तक विजय नायर या मनीष सिसोदिया, इन दोनों तथाकथित कट्टर ईमानदारों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यहाँ तक कि
खुद कांग्रेस पार्टी जो उनकी समर्थक पार्टी है वो भी कहती है कि इन पर कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल सही है और शराब घोटाला हुआ है। इस पूरे घोटाले में 2 लोगों ने अप्रूवर बनने का काम किया है, उसमें से एक है दिनेश अरोड़ा। वही दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के साथ भी दिखाई देते हैं, जिनके बड़े बड़े नाइट क्लब और बार भी है और जिनके साथ संजय सिंह का सीधा सीधा कनेक्शन है और किस प्रकार से संजय सिंह ने उन्हें मनीष सिसोदिया से मिलाने का काम किया और पैसे इकट्ठा करवाने के काम किए। अब तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आ चुका है कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस प्रकार से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर तक जाता है और किस प्रकार से मनीष सिसोदिया तो इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं ही, परंतु इसके साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार इसमें शामिल है। और बढ़ते हैं एक अगली खबर की ओर, जहां भारतीय वायुसेना को आज तेजस का नया संस्करण मिला है। बेंगलुरु में निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वायुसेना को तेजस का ट्रेनर वर्जन सौंपा है। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और एयर चीफ मार्शल मौजूद रहे। तेजस का नया रूप ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को LT-2501 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी LIFT भी कहते हैं। तेजस का ट्रेनर वर्जन 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान है। यह तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के साथ HAL तेजस के 3 प्रोडक्ट मॉडलों में से एक है। इसकी लंबाई 13.2 मीटर है, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। विमान की अधिकतम गति 1.6 मैक है। यह अधिकतम 50,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें हथियार ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट भी हैं। आज पुनः एक इतिहास रच दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा, और जिसके अभी एग्रीमेंट हुए हैं, सारे एग्रीमेंट का मैं साक्षी हूं। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के कौशल को दर्शाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करती है। और अब खबर सिक्किम से। उत्तरी सिक्किम के लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से सिंगतम में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सेना के 23 जवान के लापता होने की खबर है। उनके पानी के बहाव में बहने की आशंका है। सेना के जवानों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं कई लोगों के घर और 41 वाहन कीचड़ में डूब गए हैं। इस वजह से सिंगतम का संपर्क बाकी स्थानों से कट गया है। साथ ही उत्तरी सिक्किम में कई जगह भूस्खलन की वजह से राजमार्ग पर आवागमन रुक गया है। इसके अलावा सिक्किम को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कई जगह बाधित है। वहीं भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के अधिकांश जिलों में तबाही मची हुई है। सड़कें, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान हुआ है। उधर मेली में नेशनल हाईवे 10 पूरी तरह से बह गया है। इसलिए प्रशासन अपने स्तर पर चौकसी बरत रहा है ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बादल फटने के बाद बाढ़ के प्रभावित इलाकों का जायजा किया। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। लालू, राबड़ी समेत इस मामले में 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया यह 5वां समन है। पिछले 4 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। 5वें समन पर भी सीएम के ईडी कार्यालय जाने की संभावना कम है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका दायर की है। अभी तक यह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। आज उनके अधिवक्ता हाईकोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह करेंगे।
और अब बात ज्ञानवापी मामले की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में दोपहर बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं। 2 अर्जियां ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं। 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। ये मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। ज्ञानवापी मामले को लेकर हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं। चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर की एकल पीठ मामले में सुनवाई करेगी। अदालत में पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने 3 बार फैसला सुरक्षित होने के बाद भी फिर से सुनवाई किए जाने के फैसले पर ऐतराज जताया था। तमिलनाडु के कुडालोर में राज्यपाल RN रवि को काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे माकपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। माकपा के कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा और काला झंडा लिए नजर आए। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इससे पहले 24 अगस्त को कोयम्बटूर में पुलिस ने तमिलनाडु के राज्यपाल को काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे 70 लोगों को हिरासत में लिया था। और अब खबर न्यूज क्लिक मामले से जुड़ी हुई। न्यूज क्लिक मामले में प्रबीर पुराकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रबीर पुराकायस्थ वेबसाइट के संस्थापक हैं, जबकि अमित चक्रवर्ती HR प्रमुख हैं। 3 अक्टूबर की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन पर विदेशों से अवैध फंडिंग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कल सुबह इस सिलसिले में 30 से ज्यादा लोकेशंस पर छापे मारे गए थे। जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें पत्रकार उर्मिलेश औरनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता और साथ इतिहासकार सोहेल हाशमी भी शामिल हैं, लेकिन इन सभी को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। PM जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। PM एम्स जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी आधारशिला रखेंगे। कल ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन द्वारा आयोजित एक सेमिनार में शामिल होंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री आज पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई स्प्रिंट पहल के तहत विकसित तकनीक को देखेंगे। ये तकनीक रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के लिए मतदान जारी है। करगिल की 26 सीटों में से 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 278 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनमें से 114 मतदान केंद्रों में अति संवेदनशील हैं और 99 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। वहीं 65 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी में हैं। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही कुछ मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ये पहली बार है जब लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के लिए हो रहे चुनाव में M2 टाइप मशीन वाली EVM के जरिए मत डाले जा रहे हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र में पहली बार मतदान हो रहा है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $60 करोड़ का भारत जापान फंड लॉन्च करने के लिए JBIC और भारत सरकार के साथ एंकर निवेशकों के रूप में करार किया है। यह संयुक्त पहल एक ऐसे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख आयाम का संकेत देती है जो जलवायु और पर्यावरण की दिशा में एक साझा प्राथमिकता है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। यह घोषणा
घोषणा NIIF के पहले द्विपक्षीय फंड को चिन्हित करती है, जिसमें भारत सरकार ने लक्षित कोष में 39% योगदान दिया है और शेष 51% JBIC द्वारा योगदान दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार फंड का प्रबंधन NIIF लिमिटेड की ओर से किया जाएगा और JBIC IG भारत ने जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए NIIFL का समर्थन करेगी। और अब बात जयपुर रोड रेज घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने आज राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने साथ ही बड़ी संख्या में व्यापारी भी शामिल हुए। इस दौरान बाजार बंद हैं। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। गौरतलब है कि जयपुर के रामगंज के क्षेत्र में 29 सितंबर को हिंदू परिवार से आत्मरक्षा में हुई दुर्घटना को समुदाय विशेष और सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के दबाव में सांप्रदायिक और मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने का आरोप है। इस घटना के बाद जयपुर में एक बार फिर माहौल गरमाने लगा है। वाराणसी में आज सुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाव में आज सुबह कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी शवों को गाड़ी से बाहर निकाला। इस हादसे में 3 साल बच्चे को छोड़कर कार सवार के सभी लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग पीलीभीत के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी काशी दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। 234 साल के इतिहास में पहली बार सदन ने 216 से 210 वोटों के साथ स्पीकर का पद खाली करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कल देर रात मैट गेट्स ने स्पीकर को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया था। राष्ट्रपति चुनाव से 1 साल पहले मैकार्थी की जगह लेने के लिए अब एक चुनाव होगा। बता दें कि पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिका में शटडाउन को रोकने के लिए स्टॉप गैप फंडिंग उपाय पारित करने के लिए डेमोक्रेट के साथ दिया था। बताया जा रहा है कि मैकार्थी का यह कदम रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सहयोगी देशों, यूरोपीय संघ और नाटो सैन्य सहयोगियों के साथ बात कर यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखने की बात कही है। व्हाइट हाउस के बयान जारी कर कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, पोलैंड, रोमानिया, ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं के साथ बातचीत की है। बाइडेन ने यूक्रेन के रूस के खिलाफ युद्ध प्रयासों में कमी और हाल में अमेरिकी कांग्रेस के शटडाउन से बचने के लिए यूक्रेन की सहायता को रोकने के लिए इन नेताओं से बातचीत की। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यूक्रेन का समर्थन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। और अब बात खेलों की और बात करेंगे चीन में हो रहे 19वें एशियाई खेलों की। और बात करें आज की तो भारत ने एशियाई खेलों में अपने सबसे अधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बार के एशियाई खेलों में भारत ने 71वां पदक जीतने में सफलता पाई है। तीरंदाजी में ज्योति वेनम और ओजस दियोताले की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ भारत ने 2018 में जकार्ता में सबसे अधिक 70 पदक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के 159-158 से हराया। भारत का इस बार का ये 16वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले आज सुबह 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में भारत ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। यह इस बार के एशियाई खेलों में भारत का ये 70वां पदक है। इसी के साथ भारत ने 2018 में जकार्ता में जीते सबसे अधिक 70 पदक की बराबरी की है। भारत के लिए 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में मंजू रानी और राम बाबू ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। वहीं बात करें स्क्वॉश में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ है। भारत को मिश्रित वर्ग में अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक दिलाया है। अनाहत और अभय की जोड़ी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को मलेशिया की जोड़ी ने 1-2 से शिकस्त दी है। स्क्वॉश में भारत का पदक पक्का हो गया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह की जोड़ी मिश्रित वर्ग के फाइनल में पहुंचने में सफल रही है। दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 2-1 से हराया है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी की और अगले दोनों गेम जीतकर मैच को 7-11, 11-7, 11-9 से अपने नाम कर दिया।
बात करें अब मुक्केबाजी की, तो मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक मिला है। भारत की परवीन हुड्डा ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये कांस्य पदक जीता है। उन्हें सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाजी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। परवीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था। एशियाई खेलों में आज कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम ने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। पदक की दावेदार भारतीय टीम ने थाईलैंड को 63-26 के विशाल अंतर से ये शिकस्त दी है। अगला ग्रुप मुकाबले में भारत का सामना कल चीनी ताइपे से होगा। अनु रानी ने एशियाई खेलों में जावलिन में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अनु ने पारिवारिक मुश्किलों को पीछे छोड़कर ये सफलता कड़ी मेहनत से हासिल की है। अनु की इस कामयाबी में उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जमीनी स्तर पर उपलब्ध सुविधाएं भी हैं। देश को अपनी इस बेटी अन्नू रानी पर नाज है, जिन्होंने 19वें एशियन गेम्स में भाला फेंक में स्वर्णिम सफलता हासिल कर इतिहास रचा। आज इस एथलीट के पास नाम और शोहरत दोनों हैं, लेकिन एक वह भी समय था जब अन्नू को न केवल समाज से बल्कि अपने परिवार से भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन आगे बढ़ने की ललक ने अन्नू को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। लड़की के लिए ज्यादा स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि गांव से निकलना, फैमिली की जो थिंकिंग है उसको चेंज करना। तो मैं तो जब घर से बाहर आई थी, मेरे पास ना तो शूज होते थे, ना मेरे पास टी शर्ट होती थी पहनने के लिए। और तो मैं फिर पड़ोस में कोई गेम कर रहा था, उसका शूज लेके आती थी, टी शर्ट पहनती थी, फिर कॉमर्शियल खेलने जाती थी, फिर वापस आके उसका वो वापस करती थी। तो मतलब काफी लंबी कहानी है, तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। अन्नू के संघर्ष को नया आयाम मिला केंद्र सरकार की खेलों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखने वाली नीति से, जहां न केवल उच्च स्तर की सुविधा उपलब्ध हुई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने का मौका मिला। बहुत सपोर्ट मिलता है उनका हेल्प करने से। जैसे साई है, साई इतनी फैसिलिटी दे रही है, इतना कैंप लगाती है। हमारा फेडरेशन है, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कि अभी जितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो जैसे मोदी जी है वो सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं। उनके कारण ही हमारा एथलेटिक्स इतना ऊंचे लेवल पे जा रहा है। अन्नू का यह मेडल लड़का और लड़की में भेदभाव रखने वाली समाज की संकीर्ण सोच वाली मानसिकता पर तो प्रहार है ही, साथ ही साथ उन आलोचकों को भी करारा जवाब है जो बड़ी प्रतियोगिताओं में अन्नू के प्रदर्शन को कम आंका करते थे। तो अन्नू रानी की ये कामयाबी जो है वो उस सामाजिक कुप्रथा पर एक तरह से चोट है जो कहीं ना कहीं भेदभाव की मानसिकता से ग्रस्त है। लेकिन अब अन्नू की सफलता ने इस मानसिकता पर कड़ा प्रहार भी किया है और अब देखना यह होगा कि अन्नू अपने इस बड़े हुए हौसले के साथ ओलंपिक के सफर को किस तरह से तय करती हैं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। और अब बात हमारे पद्म के विजेताओं की। इस कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक 2021 के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित आंतिल के बारे में, जिन्होंने महज 7 सालों में ही खेलों के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर नई मिसाल कायम की है। आजकल तो छुटपन से ही बच्चे ये निर्णय कर लेते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। माँ बाप भी उनकी छुपी प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सुमित आंतिल ने भी बचपन से ही निर्णय कर लिया था कि वो बड़े होकर पहलवान बनेंगे और इसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत भी कर रहे थे। 2015 में हुई दुर्घटना ने सुमित आंतिल के पहलवान बनने के सपने को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। उस वक्त वो पैरालंपिक्स के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन 10 साल से भी कम समय में सुमित आंतिल हमारे देश के पैरालंपिक खेलों के एक बड़ा सितारा बन चुके हैं। लगातार और नए कीर्तिमान रच रहे हैं। जी हाँ, आइए करते हैं मुलाकात सुमित आंतिल से, एक पैरालंपियन और भाला फेंक खिलाड़ी जो लगातार नए कीर्तिमान रच रहे हैं। यदि कठिनाइयों को हिम्मत और हौसले से परास्त करने का हुनर सीखना हो तो मिलिए पैराथलीट सुमित आंतिल से। खेलों के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक के साथ खड़े सुमित आंतिल की ये तस्वीरें हर किसी के लिए मिसाल हैं। लेकिन आज से 7 साल पहले जिंदगी ने सुमित को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, वहां से इस मंच तक पहुंचने की यात्रा इससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। जब सुमित महज 7 साल के थे, उनके पिता भारतीय वायुसेना में देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आर्थिक परेशानियों के बीच सुमित ने शिक्षा हासिल की। वे बचपन से ही पहलवान बनना चाहते थे, इसलिए जी जान से इसमें जुट गए।
लेकिन 2015 में जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, प्रशिक्षण के बाद मोटरसाइकिल से घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में उनका बायां पैर कट गया। सुमित को लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर सुमित ने खुद को संभाला और ठान लिया कि खेल के मैदान में ही कुछ कर दिखाना है। टाइम के साथ में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी अच्छी हो रही हैं। टॉप स्कीम हो गई, एनसीओ स्कीम हो गई। एनसीओ स्कीम जूनियर एथलीट्स के लिए काफ़ी अच्छी है, और टॉप स्कीम जो एलाइट लेवल पे एथलीट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। अच्छा लगता है कि हाँ, देश एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है जब देश के पीएम आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, आपको बेस्ट विशेस देते हैं, तो लगता है कि हाँ, आप एक देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो। मैंने गेम स्टार्ट किया था 2017 में, और देवेंद्र झांझरिया भाई साहब को देख के स्टार्ट किया था। 2016 रियो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल था उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी उनकी, तो काफ़ी इंस्पायर हुआ था। आज लोग पैरा गेम्स को जानते हैं कि हाँ, पैरा गेम्स होते हैं। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। मैं अपनी बात करूं तो 2017 के बाद में 2018 में फिर मैंने एशियन गेम्स की ट्रायल दी, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया, बट वहाँ पे मैं 5th रहा। और 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल था मेरा, और 2021 पैरालंपिक्स में गोल्ड, और अभी 23 रिसेंट में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में 70 मीटर एक थ्रो के साथ में। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है अब तक। गांव के ही एक पैरा एथलीट साथी राजकुमार ने सुमित को पैरा एथलेटिक्स खेलों के बारे में बताया, और 2017 में सुमित ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भाला फेंक खेल का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। 2018 में एशियाई खेलों में सुमित ने 5वां स्थान हासिल किया। उनकी प्रतिभा देख गो स्पोर्ट्स ने उन्हें पैरा चैंपियन कार्यक्रम में शामिल कर लिया, और 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में सुमित ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मेरे बेटे ने देश का नाम रोशन किया। सब खुशी मना रहे थे, गाँव में भी सबको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पापा के जाने के बाद बेटा संघर्ष तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। मैंने खेती भी की, भैंस भी रखी, पूरा मतलब अपना घर संभाला। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे बेटे के नाम से पहचानते हैं कि सुमित की मम्मी है ये। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बेटे के उससे मुझे जानते हैं। जीवन बदल देने वाली दुर्घटना से हार न मानकर लगभग 7 सालों में ही खेलों के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर सुमित अंतिल ने नई मिसाल कायम की है। खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर सुमित अंतिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला फटाफट खबरों का बुलेटिन आप देखेंगे एक्सप्रेस 100 मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। नमस्कार, और आपको सीधे लिए चलते हैं। भाजपा प्रेस वार्ता कर रही है। खबर चल रही थी कि जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं, सरगना हैं, उनका बायां हाथ आज घबरा के हिल रहा है, डर लग रहा है। बायां हाथ क्यों कहा? दाहिना हाथ जो था, जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट शराब घोटाले के किंगपिन पापी आपके अरविंद केजरीवाल देते थे, वो तो 7.5 महीने से जेल में है। कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार की 7.5
अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। आज उनका दूसरा हाथ संजय सिंह, उनके यहां पे भी जांच एजेंसियों की रेड होती है और इस मंच से जो 3 प्रमुख बिंदु हम उठाना चाहेंगे। सबसे पहले, इस पूरे शराब घोटाले में यह देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे यह शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। लेकिन 3 तथ्य चिंताजनक है, गंभीर है, ये भारत की जनता के समक्ष रखना आवश्यक है। सबसे पहला, एक्यूज दिनेश अरोड़ा, इन्होंने कबूला है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है जो शराब कारोबारी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया, वहां वसूली हो रही है, कमीशन तय हो रही है। और यह बात कोई और नहीं कहता है, जो एक्यूज्ड है दिनेश अरोड़ा, ये कबूलते हैं। दूसरी बात देखिए कितनी चिंताजनक है, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 32 लाख की रिश्वत जो कि चेक से ली गई है, बाकी करोड़ों रुपया हो सकता है, जांच की परिधि में सामने आ चुका है, आगे भी आएगा, कैश ट्रांजैक्शन में करते हैं। लेकिन ये 32 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल के कहने पे एक सांसद वसूली कर रहा है, ये चिंताजनक है। और इसलिए भी ये चिंताजनक है कि ये अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते थे। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। आया था जनता का लाल बनकर, आया था जनता का लाल बनकर, रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर। जो व्यक्ति अपनी राजनीति की शुरुआत करता है यह कह के कि वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, और आज उस अरविंद केजरीवाल में इतनी हिम्मत नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं इस मंच से, पहला, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में हिम्मत है तो आप तुरंत प्रेस वार्ता करिए और कहिए कि ये 32 लाख रुपए जो दिनेश अरोड़ा एक एक्यूज कह रहा है कि आपको दिए गए हैं, ये नहीं लिए आपने। हो जाने दीजिए दूध का दूध और शराब का शराब, सच को आ जाने दीजिए सामने। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी। और ये अरविंद केजरीवाल, इनको ये याद दिलाना भी आवश्यक है,
2015 में ही अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे किसी मंत्री के खिलाफ इतना सबूत होता तो हम उसका इस्तीफा ले लेते, जैसे तोमर और आसिम का लिया था। और भाजपा जेटली जी को बेशर्मी से बचा रही है और उसके बाद स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगते हैं, लेकिन इस्तीफा तुरंत लेने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपने जिसको कट्टर ईमानदार का प्रमाण पत्र दिया वो कट्टर बेईमान निकला, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कि उस वक्त शराब मंत्री भी था। तो मैंने एक चुनौती उठाई कि आप डिनाई करिए कि 32 लाख का ये जो चेक है ये रिश्वत है, ये आपने नहीं ली है। और दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है जिसको आप कहते हैं कट्टर ईमानदार, वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है उसको राहत नहीं मिलती है, दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी के मामले में और सीबीआई के मामले में 2 मामले चल रहे हैं, बेल नहीं देती है। और 7.5 महीने से वो कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है जो मजबूर करती है अपने सांसदों को, मंत्रियों को भ्रष्टाचार करो और मेरी तिजोरी भर दो। तो हम हमेशा कहते हैं जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, वो डरे हुए हैं। जांच एजेंसियों के नाम से वो थर-थर कांपते हैं कि मुझे बचा लो। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल जी, आपका यह मानना है आप बड़े खास हैं, पाप करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। और जनता का मानना, जांच एजेंसियों का मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के दायरे में कार्य हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और न्यायालय जो कदम कानून की जांच एजेंसियां उठाती हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। यह दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया पापी आपके नेताओं के खिलाफ सबूत भी है, साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है। और जो शराब घोटाले का किंगपिन है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। हमें यह यकीन है जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो बड़े संवैधानिक पद पर भी बैठा हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब इस बिंदु पे जो बातें हमें रखनी थी वो मैंने आपके समक्ष रखी। ये बड़े सवाल हैं, अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती है, वो प्रेस वार्ता करें, जो प्रश्न हमने उठाए हैं, जो तथ्य रखे हैं उनका खंडन करें। और अगर खंडन नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा शराब घोटाले का किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ही हैं। धन्यवाद। दूसरी प्रेस वार्ता जो है, ये हमने देखा किस तरह से पत्रकारिता का चोगा ओढ़कर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त, और वो भी ऐसे देश से आर्थिक सहायता ले रहे हैं जो परस्पर भारत का विरोध करता आया है, चीन से। न्यूज क्लिक
अपने आप को एक पत्रकारिता से जुड़ी एजेंसी, वेबसाइट बताते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और बड़ी जिम्मेदारी से यहां पे यह बताना आवश्यक है, गंभीर आरोप राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। यह पूछा जाना चाहिए कि क्या पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर अंदर आपकी सूरत इतनी घिनौनी होगी कि वो देश के खिलाफ काम करेगी? और जब जांच एजेंसी अपना काम करेंगी तो आप कहेंगे कि ये पत्रकारिता करने से रोका जा रहा है। और दुख की बात तो यह है कि जब न्यूज क्लिक पे कार्रवाई होती है तो जो पत्रकार है, कुछ चीन से जो वित्त पोषित पत्रकार हैं और नेता हैं, उनको बड़ा दर्द होने लगता है। इसमें जो ईमानदार पत्रकारिता को बदनाम करते हैं ऐसे पत्रकार और घमंडिया के कुछ नेता निर्वस्त्र हुए हैं। उनका घिनौना चेहरा देश के सामने आया है। अगर सबूत हैं, अगर आरोप गंभीर हैं, तो क्यों नहीं जांच एजेंसी अपना काम करेंगे? अगर कोई विदेशी शक्ति भारत को कमजोर करने के लिए फंडिंग करती है और उस पर ठोस कार्रवाई जांच एजेंसी करती है, तो घमंडिया के नेताओं को और जो घिनौने चेहरे वाले कुछ पत्रकार हैं उनको क्यों दर्द होने लगता है? इनकी आस्था न्यायालय में नहीं है, क्योंकि आज की खबर है कि दिल्ली के कोर्ट ने जो फाउंडिंग एडिटर है न्यूज क्लिक के, मिस्टर प्रबीर पुरकयास्था, 7 दिन की इनको पुलिस कस्टडी में भेजा है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में। तो जो ये हो हल्ला कल से मचाया जा रहा था, पत्रकारिता की बात करी जा रही थी, चौथा स्तंभ है, बिल्कुल है, लेकिन एक सच्चा ईमानदार भारतीय पत्रकार एक विरोधी देश से फंडिंग नहीं लेगा, वो भारत को दीमक की तरह खाएगा नहीं। और इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट ये यहां से बताना चाहते हैं कि पहला पुख्ता सबूत है जो खबर आ रही है, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का और यूएपीए का मामला दर्ज किया गया है। और जो पत्रकार और नेता भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे, जिनकी सोच चीनी और असली चेहरा पाकिस्तानी होगा, वो ये ना सोचे कि उन्हें बख्शा जाएगा। आज भारत की जनता ये उम्मीद करती है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी, जो आशीर्वाद दिया, यह इसीलिए दिया था क्योंकि जनता को विश्वास था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं
न्यायालय में, कानून में, संविधान में, चाहे वो घमंडिया कांग्रेस हो, चाहे और लोग हों जैसे संजीव भट्ट, तीस्ता सीतलवद, ये लोग सोचते हैं ये कानून से ऊपर है। मैं बताना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का अभी फैसला आया, संजीव भट्ट बेबुनियाद आरोप सरकार पे लगाते हैं, उनकी 3 याचिकाओं को खारिज किया गया और 3 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई। 3 उनकी याचिकाओं को खारिज किया गया और 3 लाख की कॉस्ट लगाई गई। क्या कोई घमंडिया का नेता इस पे टिप्पणी देगा? और ये वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, पापी आप हो, कुछ दिन पहले लोकतंत्र का, अभिव्यक्ति की आजादी का गला खुद घोट रहे थे 14 वरिष्ठ पत्रकारों को बॉयकॉट किया इन्होंने, केवल इसलिए कि वो पत्रकार अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। आप उनसे सहमत हो या ना हो, आप एक पत्रकार को उसका काम करने से रोक नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस घमंडिया को, इंडी अलायंस को बॉयकॉट कर दिया। ये ईमानदार पत्रकारों को क्या बॉयकॉट करेंगे? और इसीलिए आज सवाल है कि जब न्यूज क्लिक जैसी चीनी फंडेड एजेंसियों पे कार्रवाई होती है तो घमंडिया, राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, तमाम ऐसे नेता हैं जो बाहर आ जाते हैं इनका बचाव करने। तो इतना घबराए हुए क्यों हो? कहना गलत नहीं होगा, थरथर क्यों कांप रहे हो? चीन से कांग्रेस के क्या लिंक है ये हम सब जानते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत लेना, एमओयू करार साइन करना पार्टी टू पार्टी, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। और उसके बाद जब ईमानदार जांच एजेंसी अपना काम करती है तो आप दबाव बनाने का कार्य करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी चीनी दलाल वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना कार्य कर रहा है और यह सवाल देश की जनता पूछ रही है कि जब देश की जनता जांच एजेंसियों के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की, घमंडिया के जितने घटक दल हैं उनकी, कि वो ऐसी शक्तियों के साथ खड़े हैं जो भारत का भला नहीं चाहती। इन सब से निपटा जाएगा, कानून के तहत निपटा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट इस मंच से हम लोग करना चाहते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी का? एक मिनट, पहले फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं और उसके बाद सेकंड वाले। सही है। प्रज्ञा, थैंक यू, प्लीज। देखिए, जिनकी जैसी सोच है, मानसिकता है, वो उसी तरह की बात करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव की पढ़ने लिखने की तो आदत भी नहीं है। तो भाजपा मुख्यालय से अभी आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को, जिन्होंने दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ये प्रेस वार्ता की। साथ ही साथ उन्होंने न्यूज़ क्लिक वेब पोर्टल को लेकर के भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने ये बात कही कि आप सांसद संजय सिंह ने जो 32 लाख रुपए की रिश्वत ली है वो चेक के माध्यम से ली है। और उन्होंने सीधे सीधे ये भी आरोप लगाया कि ये कट्टर ईमानदार होने की बात करते हैं, लेकिन आप पार्टी कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर बेईमान है। साथ ही उन्होंने ये
भी आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए के शराब घोटाले करने के बाद भी आप पार्टी अपने आप को ईमानदार कहने से नहीं बाज आती है और आप पार्टी घोटालों का अड्डा बन चुका है। साथ ही उन्होंने ये चुनौती भी दी कि अगर ये जो आरोप हैं, अगर ये आरोप गलत हैं तो आप पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रेस वार्ता करें और अपने आप को पाक साफ बताएं। इसके अलावा उन्होंने ये भी न्यूज़ क्लिक वेब पोर्टल मामले में हुई कार्रवाई को लेकर के ये बात कही कि जो कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं वो पत्रकारिता का मुखौटा ओढ़ करके और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं जो कि चीन वित्त पोषित पत्रकार और घमंडिया गठबंधन भी उनका समर्थन करता है। और बुलेटिन में फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात हमारे पद्म की। इस कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक 2021 के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित आंतिल के बारे में, जिन्होंने महज 7 सालों में ही खेलों के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर नई मिसाल कायम की है। आजकल तो छुटपन से ही बच्चे ये निर्णय कर लेते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। माँ बाप भी उनकी छुपी प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सुमित अंतिल ने भी बचपन से ही निर्णय कर लिया था कि वो बड़े होकर पहलवान बनेंगे और इसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत भी कर रहे थे। 2015 में हुई दुर्घटना ने सुमित अंतिल के पहलवान बनने के सपने को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। उस वक्त वो पैरालंपिक्स के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन 10 साल से भी कम समय में सुमित अंतिल हमारे देश के पैरालंपिक खेलों के एक बड़ा सितारा बन चुके हैं, लगातार और नए कीर्तिमान रच रहे हैं। जी हाँ, आइए करते हैं मुलाकात सुमित अंतिल से, एक पैरालंपियन और भाला फेंक खिलाड़ी जो लगातार नए कीर्तिमान रच रहे हैं। यदि कठिनाइयों को हिम्मत और हौसले से परास्त करने का हुनर सीखना हो तो मिलिए पैराथलीट सुमित आंतिल से। खेलों के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक के साथ खड़े सुमित आंतिल की ये तस्वीरें हर किसी के लिए मिसाल हैं। लेकिन आज से 7 साल पहले जिंदगी ने सुमित को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, वहां से इस मंच तक पहुंचने की यात्रा इससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। जब सुमित महज 7 साल के थे, उनके पिता भारतीय वायुसेना में देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आर्थिक परेशानियों के बीच सुमित ने शिक्षा हासिल की। वे बचपन से ही पहलवान बनना चाहते थे, इसलिए जी जान से इसमें जुट गए। लेकिन 2015 में जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, प्रशिक्षण के बाद मोटरसाइकिल से घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में उनका बायां पैर कट गया। सुमित को लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर सुमित ने खुद को संभाला और ठान लिया कि खेल के मैदान में ही कुछ कर दिखाना है। टाइम के साथ में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी अच्छी हो रही हैं। टॉप स्कीम हो गई, एनसीओ स्कीम हो गई। एनसीओ स्कीम जूनियर एथलीट्स के लिए काफ़ी अच्छी है और टॉप स्कीम जो एलाइट लेवल पे एथलीट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। अच्छा लगता है कि हाँ, देश एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है जब देश के पीएम आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, आपको बेस्ट विशेस देते हैं, तो लगता है कि हाँ, आप एक देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो। मैंने गेम स्टार्ट किया था 2017 में और देवेंद्र झांझरिया भाई साहब को देख के स्टार्ट किया था। 2016 रियो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल था उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी उनकी, तो काफ़ी इंस्पायर हुआ था। आज लोग पैरा गेम्स को जानते हैं कि हाँ, पैरा गेम्स होते हैं। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। मैं अपनी बात करूं तो 2017 के बाद में 2018 में फिर मैंने एशियन गेम्स की ट्रायल दी, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया, बट वहाँ पे मैं 5th रहा। और 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल था मेरा, और 2021
पैरालंपिक्स में गोल्ड, और अभी 23 रिसेंट में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में 70 मीटर एक थ्रो के साथ में। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है अब तक। गांव के ही एक पैरा एथलीट साथी राजकुमार ने सुमित को पैरा एथलेटिक्स खेलों के बारे में बताया और 2017 में सुमित ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भाला फेंक खेल का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। 2018 में एशियाई खेलों में सुमित ने 5वां स्थान हासिल किया। उनकी प्रतिभा देख गो स्पोर्ट्स ने उन्हें पैरा चैंपियन कार्यक्रम में शामिल कर लिया और 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में सुमित ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मेरे बेटे ने देश का नाम रोशन किया। सब खुशी मना रहे थे, गाँव में भी सबको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पापा के जाने के बाद बेटा संघर्ष तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। मैंने खेती भी की, भैंस भी रखी, पूरा मतलब अपना घर संभाला। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे बेटे के नाम से पहचानते हैं कि सुमित की मम्मी है ये। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बेटे के उससे मुझे जानते हैं। जीवन बदल देने वाली दुर्घटना से हार न मानकर लगभग 7 सालों में ही खेलों के सबसे बड़े मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर सुमित अंतिल ने नई मिसाल कायम की है। खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर सुमित अंतिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। समाज की बेड़ियां